हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं नए यूनिक वे में। आप चालू करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 की। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है, न्यू बुक, ये बात लर्न रखिए कि जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, न्यू वाली वो बुक हम लोग फॉलो करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इससे देखेंगे बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आने वाले अपकमिंग सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी देखेंगे। जो है चैप्टर आज फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है फॉर ऑल कंप्यूटर एग्जाम प्रिपरेशन। सभी कंप्यूटर एग्जाम के लिए चैप्टर फर्स्ट होगा। ये मिशन हमने उठा लिया है, बेड़ा हमने उठा लिया है। अब इससे बेसिक कुछ नहीं होता। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है या फिर जो दोस्त जो है बेसिक कंप्लीट करना चाहते हैं, बड़ा सा बड़ा एग्जाम अपने टारगेट कर लिया है, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। तैयारी का बेसिक है, अब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। एक दिन में एक चैप्टर क्लियर करेंगे। हमने उठाई है आज क्लास 6 की एनसीईआरटी। सारे जो एग्जाम के हमने कई सारे एग्जाम देखे, कई एग्जाम का पैटर्न देखे, उसमें कहीं से नहीं सिर्फ एनसीईआरटी पूछा जाता है। तो इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी से लेकर चलूंगा। पूरी बुक नहीं छापनी है, ना पूरी बुक समझानी। मैंने उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं एनसीईआरटी से। सिर्फ कट कॉपी पेस्ट होगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी डिफिनीशन ऐड नहीं करूंगा। जो हमारी एनसीईआरटी बताती है सिर्फ हमें वही लर्न करना है। इसको अगर हमने लर्न कर लिया, चैप्टर क्लियर कर लिया, तो आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम है जो आसानी से निकलेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको जो है ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और हम लोग ये जो मिशन लिया है, ये मिशन अच्छे से आसानी से कंप्लीट हो चुके। अब जो हमारा यूपी पीसीएस है, अब हमारा भूगोल से जो क्वेश्चन बनने वाले वो छूटने वाले नहीं है, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने 6 के एनसीईआरटी स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है बालाजी क्लासेस में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक हमें सबसे पहला फैक्ट क्या बताती है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनसीईआरटी हमें क्या बताती है दोस्तों, हम स्लो मोशन, फास्ट और 3 मोड में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे जो है सेकेंड वाला यानी मीडियम मोड में। ठीक है, मीडियम और स्लो मोशन, फास्ट मोड में नहीं जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि हम ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो को लाइव ना देखकर बाद में जो है स्पीड बढ़ाकर जो है देखा जा सकता है। ठीक है, वो प्रोसेस आपको पता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे स्लो मोशन में उन बच्चों के लिए, क्योंकि दोस्तों जब मैंने भी कभी पिछली क्लासों में कभी किसी टीचर से पढ़ा तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा तेज पढ़ाते हैं टीचर। अगर मुझे कुछ स्लो पढ़ाया जाता तो शायद मैं पूरा कवर कर लेता। तो इसीलिए मैं बहुत स्लो मोशन में लगूंगी। जो बच्चे एक्सपर्ट हैं, जिन्हें ज़्यादा आता है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लाइव ना देखकर बाद में ये वीडियो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक हमें क्या बताती है? सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी की बुक से हमें मिली, हमारे काम की थी, वही बातें हमने उठाई। लिखा है आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात। कैसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्ण चंद्रमा वाली रात? तो यहाँ से एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात, कैसी? जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। इससे बेसिक नहीं हो सकता। तो मैंने ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। तो एक पॉइंट आपका बन गया कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है और 15 दिन बाद, कितने दिन बाद? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। हाँ, हम इसे नहीं देख सकते। यह हम जब इसे नहीं देख सकते तो कौन सी होगी? यह नए चंद्रमा की रात। कौन सी? नए चंद्रमा की रात्रि। नए चंद्रमा की रात यानी अमावस्या होती है। तो नए चंद्रमा की रात कौन सी होती है? अमावस्या में। कब? ना दिखने वाली रात, नहीं देख सकने वाली, चंद्रमा को ना देख सकने वाली रात को अमावस्या कहा जाता है, यानी न चंद्रमा। अगर बात करें इंग्लिश में तो न्यू मून, न्यू मून की बात कर रहे हैं। न्यू मून, क्लियर? न्यू मून के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, न्यू मून के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आगे डिस्कस करते हैं, यानी कि जिसको हमको चंद्रमा दिखता है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है और नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहा जाता है। 2 बातें एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग क्लियर होती हैं। आगे डिस्कस करते हैं सूर्य। अब पहली डिफिनीशन जो एनसीईआरटी हमें बताती है, जो पहली डिफिनीशन एनसीईआरटी से हम सीखते हैं, सबसे पहली बात एनसीईआरटी जो बहुत कारगर बताती है, क्या? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं रात के समय आकाश में चमकती हैं,
खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड की डिफिनीशन यहाँ से एनसीईआरटी से क्लियर होती है। कौन सी वस्तुएं? सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में क्या होती हैं? चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? खगोलीय पिंड है। चंद्रमा भी एक प्रकार का क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है। और तारे भी रात में चमकते हैं, इसलिए उनको भी खगोलीय पिंड की डिफिनीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो क्या है? फिर से रिवाइज करेंगे। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती हैं, जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आगे डिस्कस करते हैं। खगोलीय पिंड की डिफिनीशन यहाँ से क्लियर हो गई। वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। कहाँ? आसमान में चमकती हैं। सूर्य चंद्रमा तारे ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। क्लियर? खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड हैं। एक एक डिफिनीशन यहाँ से अच्छे से क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। आगे डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे बात करें तो खगोलीय पिंड हो गया। आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करें तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जैसे सूर्य के विषय में बताया गया, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिन लोगों को नहीं पता है कंफर्म कर ले, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है। वे सभी वस्तुएं जो आकाश में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड होती हैं। एनसीईआरटी ने अभी तक हमें बताया। और दूसरी बात है, जिनके पास खुद का प्रकाश क्या होता है? जिनके पास कुछ खगोलीय पिंड, जो चीज़ें आकाश में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड होती, लेकिन उनमें से कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश को और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। इन्हें तारा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं तो सूर्य भी एक तारा है। आगे बात करें तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। क्या करते? देख सकते हैं। उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नक्षत्र मंडल की डिफिनीशन क्या है? रात्रि में। कब? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को देख सकते। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारों का आकाश में रात में हमें पैटर्न दिखाई देता है, उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। जैसे सप्तऋषि मंडल, ये एक पैटर्न है तारों का, इसे भी हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमने अभी तक 3 चीज़ें सीखी।
आकाश में जितनी भी चीज़ें चमकती हैं वो सभी क्या होती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नंबर फर्स्ट बात हमने सीखी। नंबर सेकंड हमने सीखी, जिनके पास अपना प्रकाश अपनी ऊष्मा होती है उसे उत्सर्जित करते हैं, उसे तारा कहते हैं, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है। थर्ड बात हमने अभी सीखी कि जो आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला तारों का जो समूह होता है, उनका जो पैटर्न होता है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लास थर्ड एनसीईआरटी उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। हमने यहाँ से एनसीईआरटी से 3-4 चीज़ें सीखी हैं। आगे बैक टू बैक इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते चलते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आगे बात लिखा है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं, जैसे स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सात ऋषि, ऋषिशंत। यह तारों का सात तारों का समूह होता है। हम नक्षत्र मंडल को आसानी से रात्रि के समय आकाश में देखकर पहचान सकते हैं। हाँ दोस्तों, पहचान सकते हैं। 7 ऋषि होते हैं। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आइए देखते हैं उसका फिगर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये देखिए, आपको आकाश में जो 7 तारे दिखाई दे रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, यही है हमारा सप्तऋषि मंडल। अकॉर्डिंग टू क्लास 6 एनसीईआरटी यही है हमारा सप्तऋषि मंडल, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जो तारों का समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। आगे थोड़ा डिस्कस करें। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। आप लोगों ने ध्रुव तारे की कहानी तो सुनी ही होगी। इसे क्या कहते हैं? इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा आकाश में उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है। ध्रुव तारा जो सप्तऋषि मंडल होता है, आइए डिस्कस करते हैं। सप्तऋषि मंडल के जो सीध में 2 तारे होते हैं, सप्तऋषि मंडल के जो सीध में ये 2 तारे दिख रहे हैं, इन 2 तारों की सीध में अगर हम लोग उत्तर दिशा में देखेंगे तो चमकता हुआ सबसे जो तेज तारा दिखाई देगा वही हमारा ध्रुव तारा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 6। तो कई चीज़ें हमने अभी तक एनसीईआरटी से सीखी कि सबसे पहला नक्षत्र मंडल सीखा क्या होता है। तारा के विषय में हमने सीख लिया, ध्रुव तारा क्या होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को ये बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ नहीं पता होगी। बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अभी तक केवल लोगों को पता था कि शनि के चारों ओर छल्ले हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बृहस्पति और यूरेनस के भी चारों ओर छल्ले हैं। अगर ये बात आपको पहले नहीं पता थी तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ पता थी, यस और नो। तो बृहस्पति यानी कि बृहस्पति शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, यानी 3 ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कई चीज़ें क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा
इन छल्लों के विषय में जैसा आपको दिख रहा होगा, यूरेनस के पास भी छल्ला है, सन के पास भी छल्ला है और बृहस्पति के पास दिख नहीं रहा लेकिन इनके पास भी छल्ला होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास सी। और ये देखो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। अगर बात करें सूर्य से सबसे नज़दीक का तो ग्रह बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, शनि होता है और अरुण वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून होता है। इसकी याद करने की आपको एक यूनिक ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपको इससे पहले अब इनको रटना नहीं पड़ेगा, इसकी यूनिक ट्रिक जरूर देख लीजिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या, जो सूर्य है, सन है, उसके तुरंत सबसे बाद का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शुक्र मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी, फिर आगे बढ़ेंगे तो मंगल। और ये देखिए अष्टयाट, ये है क्षुद्र ग्रह। क्या है ये, क्षुद्र ग्रह, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद शनि मिलेगा, फिर उसके बाद अरुण और वरुण मिलेगा, अरुण और वरुण मिलेगा। आपको एक यूनिक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये ट्रिक क्या है पहले सुन लीजिए। ट्रिक क्या है सुन लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। पहले हमारे जो दिन होते हैं उनमें हमको बुधवार से शुरू करना। नोट डाउन कीजिए हमारी बात। दिन जो होते हैं उसमें से बुधवार से स्टार्ट कीजिए। कब, सबसे पहला जो दिन होता है कौन सा मान लेते हैं हम, बुधवार से शुरू करेंगे। बुधवार, कौन सा दिन शुरू करेंगे, बुधवार से हम लोग दिन की गणना गिनना शुरू करेंगे। फार्मूला किस लिए बताने जा रहे हैं जरा ध्यान से सुन लीजिए। बुध से शुरू करेंगे। कब से, बुध से शुरू करेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम याद करने के लिए बुध से शुरू करेंगे और एक दिन छोड़कर अगला दिन गिनते जाएंगे और इसका क्रम हमको याद होता जाएगा। जैसे बुध सबसे पहला सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह, फिर एक दिन छोड़ा बृहस्पति, फिर आया शुक्र, तो बुध के बाद अगला ग्रह सूर्य के पास कौन सा है, सेकंड नंबर पर बढ़ती दूरी के हिसाब से शुक्र, फिर शनि को छोड़ा रवि यानी रविवार, यानी हम पृथ्वी पर भी कहेंगे तो पृथ्वी। रविवार को कहाँ रहेंगे, घर पर रहेंगे, पृथ्वी पर। पृथ्वी हो गया तीसरा नंबर का पृथ्वी, फिर शुक्र छोड़ा यानी चौथे नंबर पर हमारा शनि है। चौथे नंबर पर कौन है हमारा, शनि है। चौथे नंबर पर शनि है, फिर शनि, फिर रविवार छोड़ा। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, शनि के बाद अरुण और वरुण, दोनों नाम हमको याद ही कर लेने। अरुण और वरुण, अरुण और वरुण फिर हमको याद ही करने हैं। तो इस ट्रिक से सूर्य से बढ़ती दूरी के ग्रहों का क्रम हम याद करते हैं। बुध से शुरू करके एक दिन को छोड़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और सारे ग्रह हमको याद करने की जरूरत नहीं। इस ट्रिक से सारे ग्रह याद हो जाएंगे। सबसे पहले बुध पड़ता है, फिर बृहस्पति छोड़ा शुक्र पड़ता है, शनि छोड़ा रवि यानी पृथ्वी पड़ती है, फिर पृथ्वी यानी कि रवि, सोमवार छोड़ा पृथ्वी यानी रविवार हुआ, रविवार के सोमवार छोड़ा मंगल ग्रह, सोमवार के बाद पृथ्वी यानी क्या बात किया, बुध छोड़ा बृहस्पति छोड़ा शुक्र आया, शुक्र के बाद शनि छोड़ा रविवार, पृथ्वी सोमवार यानी मंगल ग्रह बोल गए थे, मंगल आया और मंगल के बाद बुध छोड़ा शुक्र आया, बुध छोड़ा क्या आया, बुध छोड़ा बृहस्पति आया, बुध सबसे पहले आया, बुध नंबर 1, बुध, बृहस्पति छोड़ा शुक्र आया नंबर 2, शुक्र के बाद शनि छोड़ा, ये नंबर 1 यानी कि बुधवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति छोड़ा शुक्र आया, फिर शुक्र छोड़ा शनि छोड़ा रविवार यानी पृथ्वी आई, सोमवार छोड़ा यानी मंगल ग्रह आया 4 नंबर, मंगल के बाद बुध छोड़ा बृहस्पति आया 5 नंबर, और अरुण, बृहस्पति का 5 नंबर, शुक्र छोड़ा शनि आया 6 नंबर, और फिर अरुण और वरुण को हम 7 और 8 को अपने हिसाब से लर्न कर लेंगे। ये हमारी ट्रिक है, इससे आप लर्न कर सकते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बताती है। एनसीईआरटी हमें क्या बताती है, हमने कई डिफिनीसन सीख ली, अब डिफिनीसन सीखते हैं, आगे बात करते हैं कुछ खगोली पिंडों के विषय में बात करते हैं। कुछ खगोली पिंड क्या देखते हैं, कुछ खगोली पिंडों के विषय में बात कर लेते हैं। कुछ खगोली पिंड को आपका प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोली पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। कुछ का तो होती है, जिनका होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जिनका नहीं होती उनके विषय में क्या बात कर रहे हैं। कुछ खगोली पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते, ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्रह की डिफिनीशन क्या है, कुछ खगोली पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे कि
पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहा जाता है और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो यहाँ हमने क्या सीखा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने सीखा कि कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं लिखा है, यहाँ पर अगर लिखा होता है और वो उत्सर्जित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तारे कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है। क्लियर? सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो तारों और ग्रह की डिफिनीशन अलग अलग अच्छे से क्लियर हो गई, अब कोई समस्या नहीं है। आगे डिस्कस करें, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं पृथ्वी। क्या? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ना ही अपनी ऊष्मा है। देखो यहाँ बात की गई, यहाँ अभी यही बात की गई, यही बताया गया कि कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, पृथ्वी की अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, इसलिए पृथ्वी एक ग्रह कहलाती है। अगर प्रकाश और ऊष्मा होता तो वह एक तारा कहलाती। जैसे कि सूर्य का अपना प्रकाश है, ऊष्मा है, इसीलिए उसे तारा माना जाता है। तो जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उन्हें क्या? ग्रह कहते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपना ना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। किससे? सूर्य से प्राप्त करता है। इसके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक प्रकार का पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का पृथ्वी को ग्रह कहा गया है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की। तो यहाँ से एक बात और क्या है? यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, इसलिए इसे ग्रह कहा गया। किसे? पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी को क्या कहा गया? इसीलिए ग्रह कहा गया। आगे डिस्कस करें। लिखा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कहाँ का? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो कौन? पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, इसलिए क्या है? दूर से जब देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश से चमकती हुई दिखाई देगी, जैसे हमको चंद्रमा दिखाई देता है चमकता हुआ। अगर हम चंद्रमा पे जाके पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमको चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यह भी एक ग्रह है, ना कि पृथ्वी एक तारा है। आगे बात करेंगे, प्रतीत होती है। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह की क्या डिफिनेशन देता है? देखते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रहों को जो चारों ओर चक्कर लगाते उसे उपग्रह कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है? यह हमारी पृथ्वी का सहचर है या इसके चारों ओर। कहाँ? चारों ओर। किसके? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा उपग्रह है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं। क्या हैं? हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी जिनके पास खुद का प्रकाश व ऊष्मा नहीं है। उसे एनसीईआरटी ने डिफिनीशन दी है ग्रह की। तो 8 और ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं है, इसीलिए उन्हें ग्रह कहा जाता है। जबकि सूर्य को तारा कहा जाता है क्योंकि उसके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से प्राप्त करते हैं अन्य और ग्रह हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा का मतलब उपग्रह हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कहलाता है। उसी तरह 8 जो ग्रह हैं उनमें से कुछ के अपने अपने उपग्रह हैं, कुछ के अपने अपने चंद्रमा भी हैं। मतलब खुद का उपग्रह यानी अपना अपना चंद्रमा कह सकते हैं, चंद्रमा भी है। आगे डिस्कस करते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था।
पौराणिक रोमन कहानियों में सौल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है सौर्य शब्द। सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य को सौर परिवार या सोलर सिस्टम, सूर्य को सौर परिवार, सूर्य को सौर परिवार, सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पौराणिक कहानियों और सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को। और सौर शब्द का अर्थ, सौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सौर्य का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य को परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि सूर्य सभी 8 ग्रहों को सबको प्रकाश देता है, वो मेन है, उसे क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल कहा जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। सौर मंडल कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखते हैं सौर मंडल की डिफिनीशन। सौर मंडल की डिफिनीशन: सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल क्या बताया गया? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह क्या होते हैं? अभी हमने बताया, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। हर ग्रह का, कुछ ग्रहों के अपने खुद के उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी के पास अपना उपग्रह चंद्रमा है। 8 ग्रह आपको पता है, अभी सभी का सीक्वेंस मैंने क्लियर किया है। बुध हो गया, बृहस्पति छोड़ा शुक्र हो गया, शनि छोड़ा है ना, रवि माने पृथ्वी हो गई, सोम छोड़ा मंगल हो गया, बुध छोड़ा बृहस्पति हो गया, शुक्र छोड़ा शनि हो गया, और यूरेनस और नेपच्यून और वरुण है। ये 8 ग्रह हैं। और उपग्रह बता दिया। कुछ अन्य खगोलीय पिंड के डिफिनीशन भी अभी हमने क्लियर की है। खगोलीय पिंड हो गया। क्षुद्र ग्रह की डिफिनीशन अभी हम कंफर्म करते हैं। एवं उल्काओं की, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिनका मुखिया सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब सूर्य की बात जरा कर लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है सूर्य? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है? गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल सौर मंडल से बांधे रखता है। और बात करें तो सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल में सभी को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। यह एक तारा है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है। सूर्य इंपॉर्टेंट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है। अन्य भी जो तारे हैं, जो रात में आकाश में हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, वो सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं, लेकिन वो सूर्य से और भी ज़्यादा हमसे दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी दूर है। तो सूर्य की डिफिनीशन एक बार फिर से समझ लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है। बात करें तो सूर्य की ऊष्मा का क्या होता है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल में केवल प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य ही एकमात्र स्रोत है। लेकिन अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते, क्योंकि यह सबसे नज़दीक महसूस नहीं करते हैं। हमें इसकी ऊष्मा और ऊर्जा की उतनी महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह हम सब नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। अदर तारों की अपेक्षा तो हमारे नज़दीक है, लेकिन फिर भी ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? सूर्य। आगे बात करें ग्रह क्या होते हैं।
ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमने अभी बताया जिनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वो उसे उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध। हमने रद्द करने का तरीका बताया कि बुध से शुरू करके एक एक दिन छोड़ते जाइए। सप्ताह के बुध, बृहस्पति छोड़ा शुक्र, शनि छोड़ा रवि माने पृथ्वी, सोम छोड़ा मंगल, बुध छोड़ा बृहस्पति और शुक्र छोड़ा शनि, और यूरेनस और नेपच्यून और वरुण। सौरमंडल के ये 8 ग्रह हैं। क्या है? 8 ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार वे क्रम है। सबसे पास का पूछा जाए तो बुध है, और सबसे दूर का पूछा जाए तो नेपच्यून ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। आगे बात करें सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सभी ग्रह में निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। नोट कर लीजिए, दीर्घवृत्ताकार। जो सौरमंडल के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उनका रास्ता, उनका पथ कैसा है? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार में फैले ये कक्षा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कक्षा कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार वे में, दीर्घवृत्ताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार रास्ते में। ये कक्षा कहलाते हैं। इन्हें इनकी कक्षा कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? क्या कहा जाता है? इनकी कक्षा कहा जाता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो निश्चित पथ में चलते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिस वे में लगाते हैं, जो रास्ते में लगाते हैं, उन्हें इनकी कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अभी हमने दूरी के हिसाब से क्रम याद किया, तो बुध क्या है? सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन, कितने दिनों में? बुध पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरी कर लेता है। 28 दिनों में कर लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। जो ग्रह होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इनका 2 प्रकार होते हैं। एक घूर्ण गति, यानी अपनी सतह पर, जिस सतह पर वो खड़े हैं उस सतह पर घूमा करते हैं, उसे कहते हैं घूर्ण गति। घूर्ण गति से भी पृथ्वी घूम रही है। जैसे पृथ्वी को घूर्ण गति में एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। बात करें पूरा चक्कर लगाने में तो 365 या 366 दिन लग जाते हैं। आगे बात करें तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, क्योंकि प्लूटो के पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से उत्सर्जित होता था। लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 और एक सिरस 2003 यूबी सिरस और प्लूटे बौने ग्रह कहे जाते हैं। इनको किस श्रेणी में रख दिया गया? बौने ग्रह में। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये जो इनका चक्कर लगाने का, ये अपनी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार चक्का में अपनी कक्षा से चक्कर लगाते बाहर चले जाते थे, इसलिए इनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब? 2006 में। कब हटाया गया है? 2006 में इनको ग्रह की श्रेणी से 2006 में इनको ग्रहों की श्रेणी से किसको? 2003 यूबी 313 सिरस और प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बौने ग्रह की श्रेणी। बात करें आगे, हमेशा खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। और लिखा आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। बात करें पृथ्वी की।
पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। किस नंबर का? तीसरे नंबर का। हम चेक करते हैं, सबसे पहले लिया नंबर 1 बुध, बृहस्पति छोड़ा शुक्र और शनि छोड़ा रवि, माने पृथ्वी, यानी किस नंबर का है? हाँ, सही जवाब तीसरे नंबर का है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का, पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। आकार में यह पांचवा है, आकार में पांचवा है तथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे पहला बृहस्पति है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है, या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी यही कारण है कि इसके आकार का भूआभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का इसका आकार है, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बात करें तो साउथ और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में 2 ध्रुव होते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? सपोज कीजिए हमारी पृथ्वी, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर ये थोड़ी चपटी है, भूआभ कहा जाता है। जो चपटी से क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूआभ कहा जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है होने के कारण इसका आकार को भूआभ कहा जाता है। पृथ्वी के आकाश को भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। क्यों पृथ्वी पर जाई जाती हैं? पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। अदर ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी ना ही अधिक गर्म है, ना ही क्या है? अधिक गर्म है पृथ्वी, ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। ये भी एक कारण है। पृथ्वी का एक ये भी कारण है, यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। यही कारण है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, वायु है, ठीक है, और ना अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। इसलिए इसे पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पानी, ऑक्सीजन और अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी ना होने के कारण, यानी कि पानी की उपस्थित होने के कारण, ऑक्सीजन के उपस्थित होने के कारण, यानी कि और या ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडी ना हो, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को माना गया है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 यानी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई क्या? पृथ्वी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एग्जाम में बनता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जा सकता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी से ढकी हुई है। यहाँ 2/3 भाग में पानी है। अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बात करें प्रकाश की गति लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर बात करें सबसे प्रकाश की दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, बड़ी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष कहलाता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, अगर बात करें एग्जैक्ट की तो 8.3 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट यानी 8.3 मिनट का समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी का पहुंचने में लगता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने का वे विकिरण माध्यम कहलाता है। बात करें आगे चंद्रमा, किसके विषय में डिस्कस करेंगे? चंद्रमा के विषय में डिस्कस करें। मून हमारी पृथ्वी के आसपास केवल एक उपग्रह है। कितने उपग्रह हमारी पृथ्वी के पास?
एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? एक उपग्रह है। और चंद्रमा बात करें तो चंद्रमा, उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। पृथ्वी के व्यास का कितना है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। व्यास की बात करें व्यास की तो डायामीटर, जैसे ये वृत्त होता है जो पृथ्वी का गोला है, इस पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक छू गई दूरी, टोटल दूरी को व्यास कहते हैं। अगर इसी की बात करें तो इसी की बात करें तो यही वृत्त की एक पॉइंट से बीच केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से इधर पूरी दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो बात करें हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या नाम है? एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, जिसे चंद्रमा कहा जाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 यानी 1/4 पृथ्वी का व्यास जितना है उसका 1/4 व्यास चंद्रमा का है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है? चंद्रमा नज़दीक है दूसरों की अपेक्षा, इसलिए यह हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग, कौन? चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा कितना दूर है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो लगभग पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? या हमसे यानी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जब किलोमीटर दूर है, जबकि बात करें चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हम इससे डिस्टेंस की दूरी लगा सकते हैं। सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें चंद्रमा से इंपॉर्टेंट पॉइंट, नील आर्मस्ट्रांग और इसके साथ एक और नाम जुड़ा था, एडविन आर्नल्ड। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन आर्नल्ड के साथ पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 में सबसे पहले 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा किसने? एडविन आर्नल्ड। ये है हमारा चंद्रमा, ये है चंद्रमा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये चंद्रमा। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रमा। कौन? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। यानी कि बात करें तो लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करता है। बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लाइन कितने दिन पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जब 27 दिनों में पूरा करता है तो चंद्रमा पर एक दिन 27 दिनों के बराबर होगा। 27 दिनों का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष मतलब घूर्णन अपनी सतह पर अक्ष पर घूर्णन गति में 27 दिनों में पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। इस बात कैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन 27 दिनों का होगा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी रीजन के साथ, क्योंकि इसकी घूर्णन गति और जो चक्रीय गति है वो दोनों सेम होने के कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और चंद्रमा न दिखाई देने वाली रात को अमावस्या कहा जाता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना पानी है और ना ही वायु। यहाँ पानी और ऑक्सीजन नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। पर्वत, मैदान और क्या क्या है चंद्रमा पर? केवल गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और उनकी छाया को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसीलिए क्या होता है, पूर्णिमा के दिन हम पूरी तरह से चंद्रमा को देख सकते हैं और अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। पूर्णिमा को जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा और इसकी छाया को देख सकते हैं, छाया को देख सकते हैं। आगे बात करें उपग्रह किसे कहते हैं। अब उपग्रह की डिफिनीशन देख लीजिए। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अन्य ग्रहों के पास कुछ अन्य ग्रहों के पास अपने अपने उपग्रह भी हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर, जिस प्रकार बात करें तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार जो चक्कर लगाते हैं ग्रहों के, उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। लेकिन मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? कुछ मानव निर्मित भी उपग्रह हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? एक क्रमिक पिंड, यानी बनाया गया पिंड एक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी की संरचना के माध्यम से किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जैसे कि सैटेलाइट द्वारा भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में क्या स्थापित कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। आइए देख लेते हैं। जैसे ही रॉकेट से ऐसे प्रक्षेप किया जाता है, रॉकेट से भेजा जाता है और रॉकेट पृथ्वी पर गिर गया, रॉकेट फिर से अलग हो जाता है और ये उपग्रह देखिए आपको दिख रहा होगा, ये उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर जाता है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, और वहाँ से सारी सूचनाएं हमें उसकी भेजा जा सकता है। इसे कहते हैं मानव द्वारा निर्मित उपग्रह। क्या कहते हैं? वो उपग्रह जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये भी आकाश में पृथ्वी के चक्कर लगाया करते हैं, वहाँ से उनकी सूचना और तस्वीरें सब भेजा करते हैं। इसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। बात करें तो इसे मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। चलिए आगे, मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे इनसेट, क्या नाम है उनका? इनसेट IRS, एटूसैट इत्यादि हैं जो अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ उपग्रह जो मानव निर्मित हैं, उनमें से कुछ नाम जैसे इनसेट, ISS या एटूसैट इत्यादि हैं। ठीक है, जिन्हें रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। क्षुद्रग्रह किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 6 की हम लोग बुक की चर्चा कर रहे हैं। पूरा इसमें कुछ हम ज़्यादा एडिशनल ऐड नहीं करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट वाले ये आपको बता दिया करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो कमिंग सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। क्षुद्रग्रह तारों, इसमें तारों की डिफिनेशन हमने देख ली। तारा किसे कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। ग्रह जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रसार नहीं होते उसे उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह कहते हैं, उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाते उनको उपग्रह कहते हैं। तो बात की गई यहाँ क्या बात की? इन सबको छोड़कर तारों को, ग्रहों को एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंडों के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहली बात तो तारों को अवॉइड कर देंगे, तारों को नहीं गिनेंगे। तारा क्या होते हैं? जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें तारा कहते हैं, तो तारों को छोड़ दीजिए। नंबर सेकंड पे बात करेंगे किसको हमको ऐड करने? ग्रहों को। ग्रह क्या होते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, दूसरों के साथ समय चलते बता रहे, उसको भी छोड़ दीजिए, उसको भी क्या कर दीजिए? क्षुद्रग्रह डिस्कस करेंगे हम लोग अब क्षुद्रग्रह के विषय में। क्षुद्रग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड। तो हमने समझा तारे क्या होते हैं? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होती है। अकॉर्डिंग टू NCERT जो है इसकी डिफिनीशन है, तारे होते हैं जिनके पास अपनी और ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ग्रह होते हैं, ग्रहों के जो चक्कर लगाते उपग्रह होते हैं। इन सबको छोड़कर इन सबके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नोट डाउन कीजिए, क्षुद्रग्रह कहाँ? मंगल और बृहस्पति।
मंगल और बृहस्पति यानी पृथ्वी के बाद मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं में पाए जाते हैं। क्या किसके विषय में बात कर रहे हैं? क्षुद्र ग्रह के विषय में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बाद पृथ्वी के बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते, कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं। क्षुद्र ग्रह क्या हैं? ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्या हो गए? जो ग्रह के ही पार्ट थे, इनके पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं था, लेकिन क्या हुआ, ये कुछ बहुत वर्ष पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये क्या बन गए? क्षुद्र ग्रह बन गए, जो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। आगे ये क्षुद्र ग्रह देखिए, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह को आप देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ होते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो टूटकर कभी कभी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं और गड्ढों का निर्माण करते हैं। उल्का पिंड की बात करते हैं, वही उल्का पिंड है जो पृथ्वी पर, उल्का पिंड के विषय में बात करेंगे, जो पृथ्वी पर गिरते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कि क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। कहाँ? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड। कहाँ? किसके? जो सूर्य होता है, सन होता है, उसके जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या होते हैं? जल जाते हैं, और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्काओं के गिरने पर, उल्का भी एक प्रकार के ग्रह होते हैं, लेकिन बहुत साल पहले ये टूटकर अलग हो गए होते हैं, और ये बहुत पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढों का निर्माण होता है। धरातल पर गर्म होगा। अभी हम गड्ढा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी टोटल चलेंगे, आपसे कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। जो उल्का पिंडों द्वारा निर्मित गड्ढे पृथ्वी पर स्थित हैं। क्या आपको तारों वाले खुले आकाश में एक ही से और दूसरी ओर तक फैले चौड़े पट्टीदार की सतह को एक चमकदार रास्ते को देखा है? देखिए, अब हम नई डिफिनीशन हमको बताए जा रहे हैं कि आकाशगंगा क्या होती है, ठीक है, मिल्की वे क्या होता है। तो बात करें, इसको आप ध्यान से क्लियरफुली, क्या आपको तारों वाले खुले आकाश में, अगर हम खुले आकाश में देखें, एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़े सफ़ेद पट्टी की सतह, जो आकाश में विभिन्न तारे हमको फैले हुई एक दूसरे के पास जो बहुत सारे, कुछ कम चमकते दिखाई देना, कुछ बहुत चमकते दिखाई देना, कुछ थोड़ा दूर थोड़ा पास, जो हमको सारे जो तारे दिखाई देते हैं, जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह एक चमकदार रास्ते को देखा है। अगर आपने देखा है तो ये लाखों तारों का समूह या पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो एक डिफिनीशन और क्लियर हो गई कि मिल्की वे आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो हमारे खुले आकाश में असंख्य तारे फैले हुए दिखाई देते हैं, चमकदार चौड़ी सफ़ेद पट्टियों की तरह चमकदार रास्ते को देखा है, जो दिखाई पड़ते हैं। लाखों तारों का जो समूह होता है, लाखों तारों का जो समूह होता है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। उसे आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है, जो सूर्यमंडल है, सौर का मंडल है, जो सौरमंडल है, ये हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना
प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। क्या बताया गया है प्राचीन भारत में कि जो हमारी आकाश गंगा है इसकी कल्पना कैसे की गई है? प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा पड़ा, आकाश गंगा करोड़ों, आकाश गंगा करोड़ों, आकाश गंगा पड़ा, आकाश गंगा करोड़ों, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? डिफिनीशन आकाशगंगा की क्लियर कीजिए। आकाशगंगा जो आसमान में हमको सफ़ेद पट्टी की तरह बिखरे हुए असंख्य लाखों तारे दिखाई देते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती। तो यहाँ से क्लियर हुई ब्रह्मांड किसे कहते हैं। सबसे पहले आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा क्या है तो इसकी डिफिनीशन है, जो खुले आकाश में हमें लाखों असंख्य तारे दिखाई देते हैं, सफ़ेद पट्टियों की तरह जो तारे दिखाई देते हैं वो आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा दुग्धमेलखा यानी मिल्की वे है। इसी तरह जैसे हमारी आकाशगंगा है, इसी तरह ब्रह्मांड में लाखों असंख्य आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगा, इस प्रकार जैसे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, इसी तरह लाखों करोड़ों असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी ये डिक्लेयर कर पाना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये नामुमकिन और बहुत कठिन है। अभी भी वैज्ञानिक इसकी कल्पना में लगे हुए हैं। और ये दिख रहा है आकाशगंगा, यह है हमारी आकाशगंगा। जैसे कि हम रात में जब आकाश में देखते हैं तो इस तरह देखिए, कहीं छोटे छोटे कम चमकने, बहुत दूर चमकने वाले लाखों असंख्य तारे हमें दिखाई दे रहे हैं। लाखों असंख्य तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, यही हमारी आकाशगंगा है। और इस तरह की लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। इस तरह की लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। सभी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये आकाशगंगा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 बैक टू बैक। बात करें, क्या आपका ब्रह्मांड गंगा के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं। आप कहाँ हैं? हम पृथ्वी पर हैं। और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर है। और पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का भाग है। और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं। और जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि हमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। यानी कि हम इससे अपना प्रोसेस देखें, इससे हम लोग अपना प्रोसेस देखें, आकाशगंगा से प्रोसेस देखें तो हम सबसे पहले कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर हैं। हम सौरमंडल का एक हिस्सा हैं। और इस तरह की लाखों आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा जैसे दुग्धमेलखा मिल्की वे है, इस तरह लाखों आकाशगंगाएं हैं। और वो सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस तरह हमने क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों की डिफिनीशन इतना बेसिक कर लिया कि आने वाले अपकमिंग एग्जामों में अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। इस तरह अगर आप सारा बेसिक क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी 6 की बाद 7 की सभी क्लासों की एनसीईआरटी अगर हम कवर कर ले गए तो हम बहुत ही जल्द अपना जो है नॉलेज का लेवल बहुत ऊपर तक, बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाएंगे। तो आइए करते हैं इसके कुछ खास क्वेश्चन और इनके आंसर आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले उत्तर क्या है? ग्रह और तारों। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रह वो होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो दूसरों के प्रकाश व ऊष्मा से चमकते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। जबकि तारे, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? एक बार फिर से सुन लीजिए। ग्रह और तारे में क्या ग्रह होते हैं? ग्रह क्या होते हैं? जो जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता, उन्हें ग्रह कहते हैं। क्या होता है? खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। प्रकाश नहीं होता है जिनके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? प्रकाश और ऊष्मा जिनके पास खुद की नहीं होती है। बात करें तो जिनके पास, ग्रह किसे कहते हैं? जिनकी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के पास ना ही अपना प्रकाश है, ना ही ऊष्मा है, या एक क्या है? ग्रह है। जबकि डिस्कस करें तारों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। जैसे कि सूर्य एक तारा है। क्योंकि इसके पास खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा है। क्लियर? तो तारों और ऊष्माओं में, ग्रह और तारों में यही अंतर है। अगला प्रश्न पूछे, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल का केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल में हमारे ग्रह, तारे, चंद्रमा ये सब हमारे सौरमंडल का हिस्सा हैं। ठीक है, तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य स्थित है। तो सौरमंडल। आगे बात करें, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। तो आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले लिखा बुध। क्या लिखा हमने? सबसे पहले दूरी
दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले हमने लिखा बुध, बात की बुध से शुरू करेंगे, बृहस्पति छोड़ेंगे, बुध के बाद छोड़ा, बृहस्पति छोड़ा, आया शुक्र, शुक्र आया, फिर शनि छोड़ा, रवि माने पृथ्वी, रवि माने पृथ्वी, तो बात करें पृथ्वी कौन से नंबर पे स्थित है, पृथ्वी किससे तीसरे नंबर पे स्थित है, पृथ्वी के बाद करें तीसरे के बाद शुक्र छोड़ा, आया शनि चौथा नंबर, शनि ग्रह आया। हमने याद करना का यूनिक तरीका बता दिया। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तुरंत लाइक प्रेस करके सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, लाते जाते लास्ट तक पूरा सेशन लेकिन भी देख लीजिए। शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, शनि के बाद शनि यानी कि शनि छोड़ा, बुध हुआ, शुक्र, बुध, बृहस्पति छोड़ा, शुक्र हुआ, शनि छोड़ा, रवि हुआ, पृथ्वी हुआ, पृथ्वी रवि, सोमवार छोड़ा, मंगल अभी बचा। अभी क्या बचा, फिर से देख लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं। सबसे पहले बुध, सबसे पहले बुध, बृहस्पति छोड़ा, शुक्र, शुक्र, शनि छोड़ा, रवि यानी पृथ्वी, शुक्र, शुक्र, शनि, रवि, रविवार, सोमवार छोड़ा, मंगल, सोम छोड़ा, मंगल, बुध छोड़ा, बृहस्पति, बुध छोड़ा, बृहस्पति, बृहस्पति, शुक्र छोड़ा, शनि, और शनि के बाद अरुण, अरुण और वरुण, अरुण, अरुण क्या नाम है, अरुण, अरुण, अरुण की बात करें, अरुण, अरुण, अरुण की बाद एक और है वरुण। इस तरह दूरी के अनुसार सौरमंडल में उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम हमने यूनिक वे में याद कर लिया। बुध, बृहस्पति छोड़ा, शुक्र, शनि छोड़ा, रवि माने पृथ्वी, रविवार को हम पृथ्वी पर घर पर बिताएंगे, पृथ्वी पर बिताएंगे, सोम छोड़ा, मंगल, बुध छोड़ा, बृहस्पति, शुक्र छोड़ा, शनि, और लास्ट में अरुण, वरुण याद कर लिया। ये यूनिक वो हमारी ट्रिक थी, इसे सबको शेयर कर दीजिए। आगे बात करें तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, पृथ्वी पर वायु है, इन्हीं सब कारणों की वजह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। आगे बात करें, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि चंद्रमा जब केंद्र पर चंद्रमा है, चंद्रमा जो केंद्र पर घूमता है, घूर्णन करता है 27 दिन, और चंद्रमा केंद्र पर घूर्णन करता है, और घूर्णन करने की दोनों अपनी सतह पर जो घूमता है और जो टोटली पूरा घूमता है, दोनों की घूमने की स्पीड और टाइम सेम है। क्या है, सेम है। समान होने के कारण इसकी दोनों गतियां समान होने के कारण हम कह सकते हैं इसीलिए हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का एक ही भाग। ब्रह्मांड क्या है, देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारी पृथ्वी के जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे है। इसी तरह की मिल्की वे असंख्य लाखों आकाश गंगा हैं, और सभी असंख्य लाखों आकाश गंगाओं को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आगे बात करें तो अब देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर बात करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर करने हैं, इनके आंसर आपको जरूर देने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देंगे। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है कि दोनों को सेम है, तो बृहस्पति तो ऑप्शन है नहीं, बचे दो ऑप्शन शनि और शुक्र में। अब इसका आंसर आप दीजिए। अभी हमने क्लियर किया क्योंकि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसकी घूर्णन गति और सब पृथ्वी के समान ही है। उस ग्रह का नाम बताइए जिसका पृथ्वी के समान ही है। शुक्र या शनि में से आपको दो ऑप्शन सिर्फ दे दिए, एक ऑप्शन कर दिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बात करें, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन से। सूर्य से तो तीसरे पर पृथ्वी है। अभी हमने सूर्य से दूरी से हिसाब से किया, बुध पे छोड़ा शुक्र आया, और शनि छोड़ा रवि मतलब रविवार मतलब पृथ्वी आया, तो सूर्य से तीसरे पे स्टेप पर हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम निवास करते हैं। आगे बात करते हैं और सही उत्तर का चिन्ह में और थोड़ा देखें, किस ग्रह को जुड़वा बहन कहा गया है, ये क्लियर हो गया। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया है, शुक्र और शनि को आपके लिए छोड़ा है। तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह पृथ्वी है, तीसरा सबसे नज़दीकी का ग्रह पृथ्वी है। आगे सौरमंडल में पृथ्वी, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, एक ही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार में चक्कर लगाते हैं। हमने भी बात किया दीर्घवृत्ताकार वे में। किस वे में, दीर्घवृत्ताकार वे में, दीर्घवृत्ताग्रह वे में सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उसका जो पथ है दीर्घवृत्ताकार में, इसे क्या कहते हैं, इसकी कक्षा कहा जाता है। जिस वे में चक्कर लगाते हैं उन्हें उनकी कक्षाएं कहते हैं, उन्हें उनकी कक्षाएं कहा जाता है। ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान करता है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में सबसे तेजी से चमकने वाला तारा ध्रुव तारा होता है। जो सप्तऋषि मंडल के दो लास्ट के तारे होते, उन दो लास्ट के तारों में अगर सीध में उत्तर दिशा में देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा दिखता हुआ प्रतीत होगा। क्षुद्र ग्रह
किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं को पृथ्वी के बाद हमने बताया था मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हमने सीखा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वे ग्रह कहलाते हैं जो ग्रहों से टूटकर बहुत वर्ष पहले अलग हो गए थे, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 6, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो अभी फॉर्म आया अगर आपने उसको फिल किया है तो ये क्लास ज़रूर उन बच्चों को शेयर कीजिए जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसकी अभी डेट भी बढ़ चुकी है। सबको शेयर कर दीजिए। यूनिक वे में हम इतने बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं, जरूर क्लियर होगा। तो किस वे में चक्कर लगाते हैं हमने क्लियर कर लिया था। किस वे में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में बहुत ही पहले क्लियर कर लिया। आगे बात करते हैं ध्रुव किस दिशा का ज्ञान देता है? तो उत्तर का, ये भी क्लियर कर लिया। तो इसी तरह से क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच, ये भी क्लियर कर लिया। आगे देखते हैं खाली स्थान फिल इन दी ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी देंगे। जैसे लिखा का एक समूह जो विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तारों। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आगे बात करें तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, तारों की जो तारे होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रणाली, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहती है? आकाश गंगा कहलाती है। इसका कुछ होगा। का एक समूह भिन्न भिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है, भिन्न भिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है। इसका आंसर आप दीजिए। तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली। क्या? तारों एक बहुत बड़ी प्रणाली। तो यहाँ क्या होगा? तारों की एक जो बहुत बड़ी प्रणाली होती है, किसकी? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? क्या कहा जाती है? तारों की बहुत बड़ी प्रणाली जो होती है बहुत बड़ा पूरा, तो क्या आकाशगंगा कही जाती है। पृथ्वी के सब करीब, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है, सूर्य का सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह पृथ्वी है, सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी क्या? उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास होता है। तारों के पास। इस तरह आज की क्लास फिनिश हुई। अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत सब्सक्राइब करके सभी को शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसके और नए वीडियो लाए जाएँ या फिर न लाए जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय डियर फ्रेंड। प्लीज़